नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों के पीछे। रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज अनकही कहानियां सुनाने में आपको हम ले चलेंगे चंपारण, बिहार का चंपारण। यदि आप स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे तो चंपारण का बड़ा ही महत्व है। महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है चंपारण से। लेकिन आजकल चंपारण की चर्चा चंपारण मीट हाउस से होती है। हर शहर में चंपारण का मीट फेमस है। लेकिन मुझे चंपारण के मीट की कहानी तो सुनानी नहीं है। हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं उस दौर की जब यह चंपारण चंबल बन गया था, बिहार का चंबल। और यहां इतने सारे डकैत गिरोह पैदा हो गए थे कि पूछिए मत। सन 1980 के दौर से आगे कोई 20 साल तक या इससे भी अधिक। और कहते हैं कि चंबल में खेती और बेटी दोनों पर आफत था। देखिए, खेती और बेटी पर कैसे आफत थी, आज हम कहानी सुनाएंगे। और कहानी सुनाएंगे चंपारण के चंबल के सबसे बड़े डकैतों में से एक लालू यादव की। देखिए, कहते तो ये हैं कि जो चंबल बना या चंपारण में डाकुओं का जो गिरोह पैदा हुआ, उसे सबसे पहले संरक्षण देने वालों में कांग्रेस के नेता केदार पांडे थे, चंपारण के सबसे बड़े नेता। वे बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उनका ही संरक्षण सबसे पहले राजनीतिक कारणों से डाकुओं के दल को मिला था, जिसके कारण ये तेजी से फले फूले। बाद में शाह फैमिली ने इन डाकुओं को संरक्षण दिया और बाद में राजनीतिक शोषण भी किया। जब केदार पांडे की मौत हुई तो ये डकैत आजाद हो गए। उनके भीतर भी राजनीतिक इच्छा जागृत होने लगी। देखिए, हम किसका किसका नाम लें। लालू यादव की कहानी तो हम कह रहे हैं। वासुदेव यादव, भांगर यादव, रामाशीष कोयली, रामाकांत यादव, राघव यादव, सुभाष यादव, ललन यादव, राम भज्जू, अलाउद्दीन, कौन कौन नहीं था। जंगल पार्टी का जन्म हो गया था। और खेती और बेटी की चर्चा हमने क्यों की। देखिए, लालू यादव की कहानी हम कहने जा रहे हैं। लालू यादव का जलवा क्या था, इस बात को भी आप ठीक से समझेंगे। लालू यादव क्षेत्र का सबसे बड़ा डकैत। सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर इनाम घोषित कर रखा था। कांग्रेस के राज में बढ़ा। लेकिन लालू यादव की सरकार में यह तो और भी बड़ा तानाशाह हो गया था। आप कह सकते हैं कि चंपारण में लालू यादव, भांगर यादव ऐसे गिरोहों के सामने सरकार बेबस थी। या यूं कह सकते हैं कि लालू यादव की सरकार चंपारण में चलती थी, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की सरकार चंपारण में नहीं चलती थी। जो असली सरकार थी, जो बिहार सरकार थी, वह चंपारण में दुम हिलाती हुई दिखती थी। कुछ भी कह लें, जिस तरीके का अपराध कह लें। खेती और बेटी की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि खेत पर कब्जा करना और बेटी पर कब्जा करना। चंपारण का हाल यह हो गया। बाद में आपको मालूम है कि बगहा जिला बना, पुलिस जिला बना। गांव में जो बहुएं विवाह कर लाई जाती थी, उन्हें जल्दी से मायके या किसी और सुरक्षित जगह भेज दिया जाता था, क्योंकि कौन डकैत कब आकर इज्जत लूट लेगा कोई नहीं जानता था। ठीक इसी प्रकार से बेटियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, ताकि वह ससुराल सही समय से सही स्थान पर चली जाए। और तो और शाम को दरवाजे बंद हो जाते थे और यह दरवाजा सूर्योदय के बाद ही खुलता था। यदि इस बीच कोई मेहमान आ गया तो उसे रात भर दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करना होता था कि सूर्योदय कब होगा, तब जाकर दरवाजा खुलेगा। अपराध की हम बात करें, चाहे पंचायतों का विवाद हो, चाहे गन्ने की खेती का सवाल हो, चाहे घाटों की ठेकेदारी का मसला हो, चाहे लकड़ी चोरी हो, चाहे तस्करों से रंगदारी हो, सभी के सभी काम पर इन गिरोहों का कब्जा था। लालू यादव की बात कर रहे हैं। देखिए, लालू यादव बथबरिया का रहने वाला था और इसका खौफ इतना सर चढ़कर बोलता था कि थाने वाले इसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया करते थे।
जो शिकायत लेकर जाता था उसे थानेदार मिलता ही नहीं था जब यह जान जाता था कि शिकायत लालू यादव के खिलाफ आई है। एसपी भी कह देते थे मैं कुछ नहीं कर सकता। लालू यादव की सरकार जब बिहार में बनी तो कहा जाता है कि लालू यादव और ज्यादा प्रभावी हो गया। फिर तो कई एसपी हटा दिए गए जिसने लालू यादव से चंपारण में टकराने की कोशिश की। तो जो एसपी हुआ करते थे वे कह देते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद लड़ो, मरो या मारो। ठीक है, लेकिन वो दौर भी आया जब रतन संजय और विकास वैभव जैसे आईपीएस वहां पहुंचे और फिर डाकू गिरोह का सफाया हुआ। देखिए, मैं 2001 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। यदि अपनी डायरी के पन्ने को पलटता हूं तो 2001 में इस लालू यादव के खिलाफ अपहरण के 478, 478, डकैती के 242, 242, हत्या के 55, मर्डर के 55 और मैसेकर जनसंहार के 2 मुकदमे थे। समझ सकते हैं। और उसका खौफ इतना था कि देखिए, उस जमाने में गांव में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार की एक योजना थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में फोन लगाया जाना है। लेकिन यह फोन कहां लगेगा, कैसे लगेगा, इसके लिए नियम कायदे बने हुए थे। तो नियम यह था कि गांव में जो फोन लगेंगे सार्वजनिक टेलीफोन योजना के तहत, वह या तो किसी सार्वजनिक स्थल पर पंचायत भवन में या मुखिया जी के घर में लगेगा। लेकिन बथबरिया में यह टेलीफोन डकैत लालू यादव के घर में लगाया गया था। और तब लगाया गया था जब न तो लालू यादव की पत्नी जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हुई थी और न ही उनके पिता व बेटे मुखिया बने थे। कहने वाले कहते हैं कि जब टेलीफोन लगाने का मसला आया तो टेलीफोन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हाथ उठा लिए थे, लेकिन उनके पास एमपी और एमएलए की पैरवी पहुंची और कहा गया कि फोन वहीं लगाना है। भय से फोन तो लगा दिया गया, लेकिन बाद में फोन लगाने वाले अधिकारी ने वहां से अपना तबादला ले लिया था। और देखिए, इस फोन का इस्तेमाल लालू यादव, डकैत लालू यादव कैसे किया करता था। आपको याद होगा, श्रीकांत प्रत्यूष बिहार के जाने माने पत्रकार रहे हैं। तब जी न्यूज के संवाददाता थे। अब तो वे महंत बन गए अयोध्या में। बहुत ही डेयरिंग क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। उनके बड़े भाई गुप्तेश्वर पांडे बिहार पुलिस में डीजीपी से रिटायर होने के बाद अब कथावाचक बन गए हैं। तो श्रीकांत प्रत्यूष, जैसा हमने कहा कि डेयरिंग थे, एक नरसंहार के बाद लालू यादव को तलाशते तलाशते उसके एक ठिकाने पर पहुंच गए थे। और वे यह कहते हुए, देखिए, जब रिपोर्टर किसी को तलाशते हुए पहुंचता है तो उसे तमाम तरीके के तर्क और बहाने गढ़ने होते हैं। तो श्रीकांत प्रत्यूष ने डकैत लालू यादव से मुलाकात के लिए जिस योजना का, जिस रणनीति का ताना बाना बुना था, उसमें रणनीति यह थी कि सूत्रों से कहा जा रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने डकैत लालू यादव से मुलाकात को भेजा है। मुख्यमंत्री लालू यादव जानना चाहते हैं कि डकैत लालू यादव कब आत्मसमर्पण करेगा, क्यों हथियार नहीं छोड़ रहा है। तो श्रीकांत प्रत्यूष अपने सूत्रों के साथ पहुंच तो गए डकैत लालू यादव के सामने, लेकिन डकैत लालू यादव को श्रीकांत प्रत्यूष की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। परिणाम यह निकला कि लालू यादव ने श्रीकांत प्रत्यूष को बंधक बना लिया और कहा कि इस बात को प्रमाणित करें कि आपको लालू यादव मुख्यमंत्री ने भेजा है। अब श्रीकांत प्रत्यूष बड़े पत्रकार तो थे ही। उन्होंने वहां जो फोन लगा था, सार्वजनिक फोन, वहीं से बिहार के मुख्यमंत्री को फोन लगाया, लालू यादव को। देखिए, सत्ता तो आ गई थी राबड़ी देवी की, लेकिन लालू यादव ही सब कुछ थे। और लालू यादव से लालू यादव डकैत के सामने बातचीत की और कहा कि आपने ही भेजा है क्या। मुख्यमंत्री लालू यादव समझ नहीं पाए पहले, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि श्रीकांत प्रत्यूष की जान खतरे में है, तो उन्होंने कहा कि हां, हमने ही भेजा है। तो इस तरीके से डकैत लालू यादव का साक्षात्कार श्रीकांत प्रत्यूष ने किया था और वे बंधक से छूटे थे। तो देखिए, अब आप सवाल करेंगे
क्या लालू यादव से उस दौर में इस तरीके से बातचीत आसान थी? बिल्कुल आसान थी। और लालू यादव से संपर्क साधना बहुत ही सहज था। इसका फायदा कई दफे अपराधी तत्व उठा लेते थे। मुझे तो उस बात का भी स्मरण है कि जब 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई, तब यूपी बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने मुख्यमंत्री आवास में फोन लगाकर लालू यादव को संदेशा भिजवाया था कि हमने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी है, आगे और क्या करेंगे। तो खैर चलिए, हम बात कर रहे थे लालू यादव की, चंपारण वाले लालू यादव की। तो चंपारण वाला लालू यादव देखिए इस तरीके से खूंखार होता गया कि उसके खिलाफ हमने बताया कि अपहरण के 478 मुकदमे, डकैती के 242, हत्या के 55, जनसंहार के 2। जब श्रीकांत प्रत्यूष बात कर रहे थे लालू यादव से, वे एक नरसंहार के बाद गए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप अपहरण की योजना कैसे बनाते हैं। तो लालू यादव ने कहा कि पहले हम विचार करते हैं अपहरण किसका करना है, किसके पास पैसा है, कितना पैसा दे सकता है। तब देखिए 1,50,000 रुपया चंपारण के ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी राशि होती थी। इसके बाद हम घरों पर हमला बोलते हैं, गोलियां चलाते हैं और अगवा कर लोगों को ले आते हैं, जंगलों में रखते हैं। जब पैसा मिलने में कठिनाई होती है, मालूम होता है कि पैसा नहीं है, तो जमीन बिकवा देते हैं, महिलाओं के गहने बिकवा देते हैं, फिर जाकर जो अपहृत होता है उसे छोड़ते हैं। तो इतना क्रूर, इतना खतरनाक। देखिए यह लालू यादव इस तरीके से तांडव मचाने लगा था कि आसपास के गांव के लोगों को खेती और बेटी को बचाने के लिए ग्राम रक्षा दल बनाना पड़ा था और खुद हथियार उठाना पड़ा था। पुलिस भी कहती थी कि अब तुम ही मार सकते हो या खुद मर सकते हो। तो तारीख है 19 नवंबर 1999। इसके आतंक से आतंकित जो लोग थे, जब वे हथियार बंद हुए, जब उन्होंने अपना रक्षा दल बनाया, हथियारों की ट्रेनिंग ली, तो 19 नवंबर 1999 को इस रक्षा दल ने सीधे मुकाबला करने के लिए लालू यादव के घर पर हमला बोल दिया था, भदभरिया में, नौका टोला में। लेकिन लालू यादव मिला नहीं। लालू यादव नहीं मिला तो उसके घर पर तोड़फोड़ की गई, खिड़कियां नोच दी गई। तो लालू यादव को इस बात की जानकारी हुई कि अब लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि पुलिस के साथ मिलकर मेरे घर पर हमला बोल रहा है। तो लालू यादव तो बच गया, लेकिन लालू यादव ने 19 नवंबर 1999 की घटना का बदला 24 घंटे के भीतर 20 नवंबर 1999 को लिया। उसने रात 8 बजे हमलावरों के गांव पर धावा बोल दिया, 35 घरों में आग लगा दी और आग लगी हुई घरों से जो लोग बाहर निकल रहे थे उन पर गोलियों की बरसात करने लगा। 7 लोग जान बचाने के क्रम में लालू यादव की गोलियों से मारे गए। तो ये लालू यादव, अब आप कह सकते हैं कि यह छुपता कहां था। तो देखिए लालू यादव के बारे में यह कहा जाता है कि वह इतने दिनों तक अपना साम्राज्य इसलिए चलाता रहा कि उसके छुपने की जगह बीहड़ जंगल थे, उसके छुपने की जगह पहाड़ों की कंदराएं थीं और इन स्थानों पर पहुंचने के लिए लंबी चौड़ी नदी को पार करना होता था। तो जैसे ही आप नदी पार करते हैं या जंगल में घुसते हैं, इसलिए चंबल कहा गया, तो आपको दूर से आपके दुश्मन आते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं लालू यादव की। यदि हम चंपारण के डकैतों की बात करें, जो हमने नाम लिया लालू यादव, वासुदेव यादव, भांगर यादव, इसमें सबसे अधिक चलती भी इन्हीं तीनों की रही। जंगल पार्टी भांगर यादव और लालू यादव का ही रहा। भांगर यादव वो शख्स रहा जिसने सबसे पहले राजनैतिक हैसियत पाने में कामयाबी हासिल की।
भांगर यादव ने अपने भाई सतन यादव को बिहार विधानसभा का सदस्य बनवा दिया। जब सतन यादव बिहार विधानसभा का सदस्य बन गया तो लालू यादव का मन भी छटपटाने लगा। उसे लगा कि नहीं, अब मुझे भी एमएलए और एमपी बनना है। लालू यादव खुले तौर पर कहता था, डकैत लालू यादव, हमने कईयों को, दर्जनों को एमपी और एमएलए बनवाया। जो मेरे दरवाजे पर नहीं आता था, जो मेरी मदद नहीं प्राप्त करता था, वो एमपी और एमएलए नहीं बनता था। बात भी सच थी। ये लालू यादव जो मोस्ट वांटेड था, जिसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित था, हर जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर एक भव्य आयोजन करता था। हजारों की भीड़ होती थी और इसमें कई सारे राजनेता मौजूद होते थे। समझ सकते हैं इसकी पहुंच क्या थी। और इन राजनेताओं के साथ पुलिस वाले भी होते थे, सुरक्षाकर्मी के रूप में, वीआईपी मूवमेंट के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि वे पुलिस वाले लालू यादव डकैत को सामने देखकर, राजनेताओं के साथ देखकर किस तरीके से शर्मिंदे होते होंगे, लेकिन वे कर क्या सकते थे। तो जब भांगर यादव ने अपने भाई सतन यादव को विधायक बनवा दिया तो लालू यादव ने भी सोचा कि अब हम अपनी पारी शुरू करते हैं। लेकिन उसकी पारी शुरुआत करने में दुश्मन उनके ही नेता थे जिसे उसने एमएलए एमपी बनवाया था, यह स्वयं लालू यादव कहता था। फिर भी लालू यादव ने अपनी पत्नी गीता देवी उर्फ गुलाबी यादव, नाम था गुलाबी यादव, उसे जिला परिषद का सदस्य बनवा दिया। और जब गुलाबी यादव जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी तो गुलाबी यादव का प्रचार ही था कि जब हम जीत जाएंगे तो मालिक सरेंडर कर देंगे, मतलब लालू यादव सरेंडर कर देंगे। नारा क्या था जो उन दिनों के लोग हैं याद करते हैं। गुलाबी यादव कहती थी, हमरा जिता दी, उनका सरकार के सामने कर देवे, मालिक के राइफल धरा जाई, डर भय छूट जाई। लालू यादव भी प्रचार में आता था और कहता था कि देखा बहुत कष्ट हो गई है, खरई पतौर में नुके के पड़ेगा, मच्छर काटत रस, हमरा निकाल लग लो। तो गुलाबी यादव चुनाव जीत गई। इसके बाद इसने अपने पिता जय यादव को मुखिया बनवाया, बेटे को भी निर्विरोध मुखिया बनवाया, लेकिन एमएलए एमपी बनने की हसरत नहीं पूरी हो पाई। और फिर सरकार ने चंपारण को शांत करने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाने की घोषणा की। डाकुओं के खिलाफ अब ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां रतन संजय और बाद में विकास वैभव जैसे पदाधिकारी पहुंचे। तो रतन संजय, याद कीजिए, बहुत ही चर्चित आईपीएस रहे हैं, सिवान में शहाबुद्दीन से टकराए थे। तो रतन संजय वे आईपीएस रहे जिसने लालू यादव का नाम मिटा दिया। लालू यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और यह कामयाबी रतन संजय की टीम को मिली। जब लालू यादव मुठभेड़ में मारा गया था, उसकी लाश आई थी तो उसे देखने के लिए हजारों हजार लोग सामने थे, क्योंकि यह एक ऐसा डकैत था जिसके कारण खेती और बेटी दोनों ही असुरक्षित थी। 2001 की रिपोर्ट कहती है कि तब ये जो चंपारण के, चंबल के ये डकैत थे, डाकुओं के गिरोह थे, इनके पास करीब 25,000 एकड़ जमीन इनके द्वारा कब्जाई गई थी और हत्या लूट तो पूछिए ही नहीं। तो 25,000 एकड़ जमीन, आप समझ सकते हैं, किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन। और जैसा श्रीकांत प्रत्यूष ने लालू यादव से इंटरव्यू के दौरान पूछा था कि अफरीद को छुड़ाने के लिए जब उनके परिवार वालों के पास पैसा नहीं होता है तो वह मौका देता है कि ज़मीन बेचो, महिलाओं के गहना बेचो और फिर ले जाओ। तो यह आतंक खत्म हुआ। इस आतंक का खात्मा बहुत आवश्यक था। लालू यादव का नाम मिट गया। तो ऐसी ही कहानियां मेरे पास और भी कई हैं, हम आपको उन कहानियों से भी रूबरू कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध
कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी जरूर लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।